तो दोस्तों, आप सभी का फिर से इस अमेजिंग से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर ग्रेविटेशन। क्लास 9 का चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको पूरा देखना है। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और यहाँ पूरा चैप्टर जो है हम डिस्कस करेंगे जो एक एक टॉपिक है उसे बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड डाउट नहीं बचेगा। लेकिन अगर कोई भी डाउट हो तो उसे प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना। आइए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। सबसे पहले हम ग्रेविटेशन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इसको आप हमेशा महसूस करते होंगे कि जैसे ही आप कुछ ऊपर को कुछ मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में कोई चीज़ उछालते होंगे, या कोई भी चीज़ छोड़ते होंगे, या आप खुद जंप करते होगे, या कोई भी चीज़ ले लीजिए, वो ऊपर जाएगी, एक सर्टेन टाइम तक वापस वह धरती मैया पर आकर जरूर गिरेगी। आपने बहुत ही अच्छे से ये प्रैक्टिकल किया होगा, और हर रोज एक नहीं कम से कम 10 करते होगे। यही प्रैक्टिकल एक बार दिमाग में आया, मतलब हमारे जो न्यूटन है, बहुत ही ज़्यादा मतलब माइंडेड बंदे थे वो। तो वो एक दिन क्या हुआ, वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, और उनके साथ भी यही घटना हुआ कि एक जो है एप्पल के पेड़ के नीचे वो बैठे थे, और एप्पल जो है टूट करके नीचे गिर गया। अब हम लोग होते, दो चार लोग तो आपस में लड़ लेते उसको खाने के लिए, लेकिन यार उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई मुझ में ऐसा क्या है कि ये एप्पल मेरे ही पास आया, ये ऊपर भी तो जा सकता था। क्या चीज है ये कि नीचे ही गिरा? माइंड में ये क्वेश्चन आया। फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी स्टडी की, लेकिन उसमें उन्होंने फिर निकाला कि एक जो है, जो फोर्स होती है, जो मतलब दो मास के, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच होती है, उस जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो उन्होंने बताया कि एक फोर्स होती है जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। देख सकते हैं यहाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है हमारी, इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मास। उन्होंने ये फाइंड किया कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। अब आप सोचोगे, यार क्यों ना इंसान अगर चल रहे हैं, ठीक है, इंसान चल रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो क्यों ना ये आपस में चिपक जाएं। मैं भाई क्वेश्चन बनता है, क्यों ना चिपक जाए? तो यार एक बात ध्यान रखो, हम मैग्नेट देखी होगी सबने, अगर मैग्नेट को हम पास में लाते हैं तो आपस में चिपक जाती है, मतलब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसी तरह से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बहुत ज़्यादा बड़ी मैग्नेट है, ठीक है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी एक मैग्नेट है, और उसके ऊपर हम छोटी छोटी मैग्नेट दोनों इस तरह से हम छोड़ देते हैं। तो ये बताओ कि ये आपस में अट्रैक्ट करेंगी कि ये दोनों इस पर जाकर चिपक जाएंगी? यार ऑब्वियसली ये इस पर ही जाकर चिपकेंगी। वही कॉन्सेप्ट है हमारे बीच और अर्थ के बीच। यार अर्थ देखो कितना मास है उसका, और हम एक चींटी के बराबर भी नहीं है। हमारी चींटी के बराबर भी, मतलब जितना कंपेरिजन हम चींटी और आपस में करें तो इतना ही समझो हमारा अर्थ का और हमारे मास के बीच। तो यार देखा होगा, हम आपस में नहीं चिपक कर अर्थ से चिपके रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको समझ में आ गया कि क्यों ना दो ऑब्जेक्ट आपस में चलते चलते फिरते उड़ते क्यों नहीं आपस में आकर चिपक जाती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि मास तो उनमें भी है। ये क्वेश्चन बनता था। लेकिन दोस्तों वो यही नहीं रुके, फिर उनके जो है अगला क्वेश्चन जो था उनके माइंड में वो ये था, यार अर्थ हमारे उसके और पास हमारा जो मून है वो घूमता रहता है, तो अर्थ उसको क्यों नहीं खींच लेती अपनी तरफ? खींच सकती है ना, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसमें भी मास उसमें भी मास, उसका मास तो मतलब हमारे कंपैरिजन में अगर हमारे और अर्थ का कंपैरिजन करें या उस दोनों करें तो काफी डिफरेंस है। तो क्यों ना मून जो है वो अर्थ पर गिर नहीं जाता? तो उन्होंने कुछ मतलब सोचा, फिर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लगाया। जैसे ये अर्थ है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अर्थ जो है हमारा, वो हमारा स्पेयर शेप का होता है, ना कि फ्लैट। ओके, स्टार्टिंग में हमारे लोग यही समझते थे कि जो हमारी अर्थ है उस तरह से फ्लैट है, इसलिए वो जो हमारी समुद्री यात्राएं थी उन्हें करने से डरते थे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा पानी का जहाज कुछ इस तरह से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन बाद में जो है हमारा पता लगा था कि जो हमारा अर्थ है वो क्या है, एकदम गोला है। ओके, समझ में आया? अब आप खुद समझ लीजिए, आप इस तरह से, एक घर है आपका अर्थ पर, ठीक है। अब एक आप बॉल अगर डालेंगे, फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, तो क्या होगा? अगर कुछ
स्पीड से डालेंगे तो कुछ इस तरह से गिरेगा वो आकर के अर्थ की तरफ, ठीक है। फिर और स्पीड बढ़ाएंगे तो कुछ इस तरह से गिर जाएगा, क्योंकि जो है अर्थ जो है उसको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, ठीक है। फिर क्या करेंगे, और तेज स्पीड डालेंगे तो कुछ इस तरह से गिरेगा, मोशन इस तरह से ही करेगा वो। फिर और डालेंगे तो कुछ इस तरह से गिरेगा आकर के, ओके। लेकिन स्पीड होती है वो इतनी होती है कि कम से कम ये जो है इतना सर्कल पूरा कर जाए, और आपको पता है वहाँ कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, कुछ नहीं है। और हम जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, हम पहले ही पढ़ चुके हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी जब तक कोई भी उस पर हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे उसको रोकने के लिए। इसलिए जो है अपने मोशन की वजह से मून जो है वो उस अर्थ पर नहीं गिरता, ओके। अगर जाइए आप मून को रोक दीजिए, मतलब उसका जो है, मतलब जो स्पीड है वो उसको जीरो जब भी हो जाएगी तो डेफिनेटली मून जो है वो अर्थ पर गिर जाएगा। आई थिंक आपको गाइस ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए दोस्तों, जो हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देखिए सबसे पहले बच्चों के माइंड में क्या होता है यार, हम थ्योरी जो है कैसे हम याद करें। देखिए थ्योरी याद करने से पहले आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घूमता रहेगा, और आप वही कहानी तो आपको थ्योरी में लिखनी है। तो यहाँ हम यही करेंगे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पहले हम जो है इसको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर लेते हैं। देखिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो है उसमें क्या बताया गया है, उसमें ये बताया गया है कि जो हमारे, मतलब ऐसा समझ लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट हैं, उनका डिफरेंट डिफरेंट मास है। इसका कैपिटल एम मान लेते हैं और इसका क्या मान लेते हैं, स्मॉल एम मान लेते हैं, ठीक है। अब जो हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे दो इन ऑब्जेक्ट के बीच में, वो इस तरह से निकालेंगे कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों के मास के, एंड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी, जो इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस होगी। किसके बीच की डिस्टेंस होगी गाइस, इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस होगी। तो हमने वो डिस्टेंस डी लेट कर लेते हैं, तो उसके क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। अब यही डेफिनेशन हमें जो है अपनी लैंग्वेज में लिखनी है, ओके। क्या लिखनी है, यही डेफिनेशन हमें अपनी लैंग्वेज में लिखनी है। तो क्या हो जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये है कि जो इसके मास है उसके दोनों का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो इसकी डिस्टेंस अगर उसका स्क्वायर करें तो उसके क्या हो जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो यही हमारा, देखिए मैंने ये किया है कि लेट टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी ऑफ मासेस एम एंड कैपिटल एम एंड स्मॉल एम रेस्पेक्टिवली एंड ए डिस्टेंस डी बिटवीन देम, जो मैंने अभी कहानी बताई वही ये लिखी हुई है। फिर ये बता दिया कि ये जो है इस तरह से दोनों क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। ये इस तरह से दोनों प्रोपोर्शनल होंगे, और जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी है वो हम हटाएंगे, इक्वल कर लेंगे, तो एक कांस्टेंट आ जाएगा हमारा जिसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल जी से। तो गाइस ये जो कैपिटल जी है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अगर आपसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पूछता है तो वो होती है आपकी 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो आपको पता लगा कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है। तो अगर आपको दो ऑब्जेक्ट दे रखी होंगी, उनका मास दे रखा होगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी होगी, आपसे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो निकलवाए, तो आप डेफिनेटली, आपसे मुझे उम्मीद है कि आप निकाल देंगे एकदम से, ठीक है। और दूसरा आप दे सकते हो, जैसा यूनिट ऑफ जी है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जो हमने यहाँ ये जो है ये डिस्कस कर ली थी, ओके। देखिए दोस्तों, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्री फॉल। फ्री फॉल से आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्री में गिरना, ठीक है। फ्री में गिरना मतलब ना हमें उस पर कोई फोर्स लगानी पड़ेगी, ना कुछ लगानी पड़ेगी, ना मेहनत लगानी पड़ेगी, बस हमें छोड़ना वो गिर जाएगी नीचे। तो इसका मतलब हो गया फ्री फॉल। अब आप समझिए इसे कुछ एग्जांपल्स है। हम पहले ही समझ चुके हैं कि जो हमारी भारत माता है उस पे उसका एक जादू चलता है, जो कि वो जो है हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेती है, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। आप छत पे जाइए किसी बार, एग्जाम्पल ये करके देखना,
छत पे जाइएगा, कोई बॉल अगर छोड़ते हैं या किसी लिए मैंने लिखा थ्रो ए बॉल फ्रॉम ए हाइट और थ्रो इट अपवर्ड, मतलब किसी भी चीज को किसी हाइट से छोड़ते हैं या किसी चीज को हम ऊपर उछालते हैं। बोथ द केसेस बॉल फिल ऑटोमेटिकली फॉल ऑन द ग्राउंड। चाहे हम उछालें चाहे किसी को छोड़ें, वो हमेशा क्या ग्राउंड पे ही गिरेगी। यहाँ हमारी धरती का जादू चलेगा ही चलेगा, कुछ भी कर लो, ठीक है। फिर क्या है, एन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, द ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल। अब ये गिर क्यों रही है भाई, अभी बताया भैया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण जो है सारी ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ जो है अपनी तरफ उनको खींच लेती है, तो इसे भी खींच लेगी। तो फ्री फॉल का समझ में आ गया, सब कुछ फ्री में हो रहा। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए, देयर विल बी ए चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, एनी चेंज इन वेलोसिटी इन्वॉल्व्स एक्सीलरेशन। अब यार एक बात सुनिए, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से अगर छोड़ते हैं, तो उसकी हर मतलब जैसे जैसे उसका पोजीशन चेंज होती रहेगी नीचे को डाउन द अर्थ, तो उसका क्या होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। अब जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो कुछ ना कुछ उसमें एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। और दिस एक्सेलरेशन जो है, जो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही तो वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हो रहा। तो हम इसे ए से डिनोट करके हम काय से डिनोट करते हैं, इसको हम जी से डिनोट करते हैं। काय से करते हैं, जी से डिनोट। इसको याद रखना, किस चीज से डिनोट करते हैं गाइस, हम इसको करते हैं जी से डिनोट। ओके, ये मैंने लिख दिया है, जिसकी जो है पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है जिसकी यूनिट होती है। और हम जानते हैं बहुत अच्छे से, आपको मैं पिछले चैप्टर में जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें यही चैप्टर पढ़ाया था, यही सारी कहानियां पढ़ाई थी। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, ये मैंने चीख चीख कर पढ़ाया था। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और भाई अभी तक जितने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, हमने देखा था वहाँ जो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो फोर्स होती है वो एम ए के इक्वल होती है, ठीक है। समझ में आया, किसके इक्वल होती है, एम ए के इक्वल होती है। अब मैंने बताया भाई एक्सीलरेशन यहाँ तो हो रहा था, यहाँ हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा, तो एक की जगह हम जी पुट करेंगे, मैंने बताया था, अभी मैंने कहा था याद रखियो। तो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी, एम जी के इक्वल हो जाएगी। किसे किसे समझ में नहीं आया भाई, सबको आ गया, ठीक है। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन क्या हो रही थी हमारी, एफ इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, वो इस तरह से निकालते हैं। अभी हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फोर्स की जगह हम एम जी पुट कर देंगे। कुछ परेशानी नहीं, अभी हमने देखा एम जी कैसा आया, ठीक है। और जी एम एम, अभी हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा जी है मतलब जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा एम जो है यहाँ मास किसका होगा आपको पता, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब हमारी ये धरती है, यहाँ कोई बंदा खड़ा है, ठीक है। इसका स्मॉल एम मास है, ये मतलब मान लेते पप्पू है, ठीक है, क्या है, पप्पू है। और ये क्या है, कैपिटल एम है। और ये इस कैपिटल एम किसका मास हो गया, हमारी अर्थ का हो गया। इन दोनों इनके बीच की डिस्टेंस डी है। तो हमारे दोनों के बीच फोर्स कितनी होगी, एफ इक्वल टू जी एम एम अपन डी स्क्वायर। इतना समझ में आता, मतलब ये मास जो है स्मॉल एम किसका, पप्पू का है, और कैपिटल एम किसका है, वो अर्थ का है। इतना समझ में आया। अब हमने एफ एम की जगह क्या रख दिया, एफ की जगह एम जी रख दिया। एम से एम हमारा कैंसिल हो गया, हमारा जी इक्वल टू ये आ गया। सॉरी, तो हमारा जो है जी इक्वल टू ये आ गया। मैंने बता दें कि एम जो है हमारा मास ऑफ अर्थ है एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। जो हमारा पप्पू और बीच अर्थ के बीच के सेंटर की डिस्टेंस थी वो कितनी थी, डी थी, ओके। अब हम क्या करते हैं गाइस, जी हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या आया, जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर आया था यहाँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू थी जो हमने सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग में ही पढ़ी थी वो हम पुट कर देंगे, और जो हमारा मास ऑफ अर्थ है वो पुट कर देंगे, और हम आर जो है मतलब रेडियस ऑफ अर्थ है वो पुट कर देंगे। तो हमारे जी आता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ जी इक्वल टू, कहीं भी
अगर जी की स्मॉल जी की वैल्यू पुट कराए कहीं भी किसी क्वेश्चन को करने के लिए, तो आप अप्रोक्स 10 भी कर सकते हो, वरना 9 पॉइंट है ही। क्योंकि 10 करते समय अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, आप अगर जेई पे का एग्जाम देंगे, जेई वगैरह का या नीट वगैरह का, तो वहाँ आप हमेशा 10 पुट करना, क्योंकि जो कैलकुलेशन है वो करने में आसानी हो जाती है और आपका अप्रोक्स आंसर आ जाता है, और आप ऑब्जेक्टिव को देखकर आराम से समझ जाते हो कि कौन सा आंसर सही है। तो वैसे आप 9.8 ही लिखना, ठीक है। ओके, इतना आया समझ में। आगे चल, देखिए बोयंसी आया हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो हम बोयंसी को समझेंगे हमारा क्या होता है। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे समझने के लिए हम दो काम करते हैं। दो काम हम ये करेंगे, एक स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है, दो ले लेते हैं सेम लेंथ की एकदम। अब हम इससे दो सेम मास की ऑब्जेक्ट जो है इससे लटका देते हैं, और उससे हम हैंड से पकड़ कर देखेंगे तो इसका हमें वेट कुछ mg दिखाई देगा, ठीक है, फोर्स mg लगेगा, तो हमें इसका वेट जो है इक्वल दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? इक्वल लगेगा। लेकिन हम कुछ केस में क्या करते हैं, इसमें एक जो है एक ऑब्जेक्ट को हम लेकर जाकर किसी बाल्टी में पानी भरकर हम डुबो देते हैं थोड़ा सा, तो अचानक हमें क्या दिखाई देता है यार, हमें जो ऑब्जेक्ट है ना, जो पानी में हमने थोड़ी डुबो दी है, उसका मास कम लगने लगता है हमको। क्यों लगने लगता? अब ये समझो, देखो मैंने यहाँ समझाया है पूरा आपको। ये हमने ऑब्जेक्ट को डिसॉल्व करी, अब ऑब्जेक्ट आया होगी तो कोई ना कोई ये भी तो कुछ जगह घेरेगी। अब जो जगह घेरेगी तो कुछ पानी इधर उधर वो होगा, डिस्प्लेस होगा यहाँ से, ठीक है। अब डिस्प्लेस होगा तो वो पानी जब डिस्प्लेस होगा, वो कुछ ना कुछ ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, कुछ ना कुछ ऊपर की फोर्स लगाएगा, जिसको हम फोर्स ऑफ बोयेंसी बोलते हैं, ठीक है। और एम जी यहाँ तो लगी रही है। अब ये एम जी और ये एफ बी, ये ऊपर लग रही है और ये नीचे की तरफ लग रही है, ठीक है। अब हमारी नेट फोर्स हम निकालते हैं तो वो कितनी होगी? तो नेट फोर्स हमारी होगी क्या, जो एम जी है, एम जी माइनस एफ बी, और यहाँ हमारी लगातार एफ बी लग रही है, तो बताओ वेट किसका ज्यादा होगा? इसका दिखाई देगा ना, देगा। यही कॉन्सेप्ट है। अब ये बताता कि यार ये फोर्स होगी कितनी, कितनी होगी, तो उसके लिए बना आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि जब हम ये ऑब्जेक्ट कुछ जगह घेरेगा, उससे पानी डिस्प्लेस होगा, जितना पानी डिस्प्लेस होगा अगर उसको वेट वेट कर लेते हैं, हम उसका वेट कर लेते हैं, तो उसका वेट इतना होगा जितनी वो क्या होगी, जितनी की वो फोर्स ऑफ बोयंसी होगी, ठीक है। तो फोर्स ऑफ बोयंसी किसके इक्वल होती है? फोर्स ऑफ बोयंसी होती है जितना फ्लूइड वहां से क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ। जितनी जगह वो ऑब्जेक्ट जाकर घेरेगी पानी में, तो कुछ ना कुछ वाटर तो डिस्प्लेस होगा ही ऊपर। कभी देख लेना आप, किसी बाल्टी में पानी भरना, वहां कुछ ऑब्जेक्ट डालना, तो पानी का लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। तो वो पानी जितना डिस्प्लेस हुआ ना, तो उसके मास के इक्वली फोर्स ऑफ बयंसी होगी। व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड फुली और पार्शियली इन ए फ्लूइड, इट एक्सपीरियंसेस ऑन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। मतलब जितना वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर है, जो कि जो है डिस्प्लेस्ड वाटर है, जो कि उस ऑब्जेक्ट की जगह उसने घेरी, उसकी वजह से जितना वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ है, उसके मास के इक्वल फोर्स ऑफ बॉयंसी होगी। आ गया समझ में? गाइज अगर समझ में आया तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई, थंब दे दो, जल्दी से घंटी बजा दो, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक टाइम पर पहुंच सके।